अब पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं, हम ही नहीं पूरे भारत से आते हैं। तो वहाँ से लोग आएंगे तो पहले 10 दिन पहले एप्लीकेशन लिखो और 10वें दिन रात को 11 बजे बोलेंगे आपकी परमिशन नॉट। तो ये कोई तरीका है? ये आवाज़ दबाने का एक सिस्टमेटिक प्रयत्न है, जिसको हमने बोला ठीक है, अगर आप जंतर मंतर पे नहीं, हम सड़क पे बैठेंगे, क्योंकि जहाँ हम बैठे वही नहीं, हमारे लिए तो वही जंतर मंतर है। बिल्कुल। हमारे बुल्ढाना में पिछले 5 साल 2 महीने से लगातार दिन रात क्रमिक अनशन चल रहा है। दिन में कम से कम 100 लोग वहाँ बैठते हैं, रात को भी 10-12 लोग। अब इतना बड़ा आंदोलन चलने के बाद डेली आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय लेबर मिनिस्टर, सबको हम पत्र देखिए। आवाज़ तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र में हर किसी की कंप्लेंट की आवाज़ सरकार तक पहुंचना जरूरी है। सरकार को बहुत संवेदनशील होना चाहिए, और ये नहीं होता है कि आपकी संख्या बड़ी है या आप में बल है या आप तोड़ फोड़ सकते हो तभी आपकी तरफ ध्यान जाएगा। जो बल्कि जो वंचित है, दलित है, महादलित है, अब हम सब, मैं तो हाथ जोड़ के संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम वो पीढ़ी है, विश्वकर्मा की वो पीढ़ी है जिसने देश को आगे बढ़ाया है, और हमने अपने पैसे आपके पास बड़े भरोसे से दिए हैं कि भाई हम हर महीने पैसे काटेंगे तो हमारा बुढ़ापा। आपकी यंत्रणा अगर इतनी भ्रष्ट है तो इनके साथ तो सब धोखा हुआ है। बिल्कुल, राजनीतिज्ञ तो धोखा दे ही रहे हैं, लेकिन इनकी यूनियन वालों ने भी धोखा किया है। तो ये लोग कहाँ जाए? आज घर में जगह नहीं है, समाज में जगह नहीं, देश में जगह नहीं, सबको युवा चाहिए। अरे भाई ये हीरो ने कहाँ जाना है? हाँ, तो इनको डुबो दो गई जहाज में बिठा के। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 31 जनवरी से EPS 95 पेंशनरों का अनशन प्रदर्शन लगातार जारी है। इस कड़ाके की ठंड में बुजुर्ग लोग अनशन और धरने पर बैठे हैं, पर सरकार उदासीन है और EPFO की तानाशाही के कारण प्रतिदिन औसतन 200 पेंशनर स्वर्गवासी हो रहे हैं। 31 जनवरी से जंतर मंतर पर लगातार EPS 95 वालों का धरना चल रहा है, और अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के 3 सांसद भी इस धरने में उपस्थित हुए थे और आश्वासन दिया था कि 2024 से हमें पूरी उम्मीद है और चर्चा करेंगे, श्रम मंत्रालय में भी चर्चा करेंगे कि आप लोगों की मांगें पूरी हों। लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि 3 दिन से जंतर मंतर के अंदर इन प्रदर्शनकारियों को आने नहीं दिया जा रहा है। आश्वासन दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि आपकी परमिशन है, नहीं है, अचानक से बताई जा रही है, लेकिन अभी ये लोग अचानक से जंतर मंतर के अंदर आ गए हैं जहां प्रदर्शन होता है। आप लगातार देख रहे होंगे। अशोक जी हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान है। वो जो तमाम जो बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र कम से कम 75, 65, 80 के करीब है, और बेचारे डेली रात दिन ही रुक रहे हैं और उम्मीद में है कि सरकार हमारी सुनेगी। सर, क्या कारण है लगातार धरने पर बैठे हुए हैं? राम मंदिर का जब भव्य शुभारंभ हुआ तब भी आप लोगों ने एक उम्मीद जताई और एक बड़ी चेतावनी दी कि आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, लास्ट संसद सत्र है और उम्मीद है फिर भी सरकार से आपको। कल एक मीटिंग भी है, उसके बारे में आप बता रहे हैं भारत मंडपम में कि उसका भी आप लोग घेराव करने जा रहे हैं, क्या तैयारी है? देखिए, पहली बात तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा काम होगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2 बार के आश्वासन है, 2 बार की मोदी जी की डबल गारंटी है, तो हमारा काम निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर दूसरी बात, जो यहाँ आने नहीं दिया तो ये प्रशासन की जाती है। पुलिस प्रशासन ने पहले तो हमसे एप्लीकेशन लिखवाए, इनका बड़ा विचित्र तरीका है। अब पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं, हम ही नहीं पूरे भारत से आते हैं, तो वहाँ से लोग आएंगे तो पहले 10 दिन पहले एप्लीकेशन लिखो और 10वें दिन रात को 11 बजे बोलेंगे आपकी परमिशन नॉट ग्रांटेड। तो ये कोई तरीका है? ये आवाज़ दबाने का एक सिस्टमेटिक प्रयत्न है, जिसको हमने बोला ठीक है, अगर आप जंतर मंतर पे नहीं, हम सड़क पे बैठेंगे, क्योंकि जहाँ हम बैठे वही आंदोलन है, हमारे लिए तो वही जंतर मंतर है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे बुल्ढाना में पिछले 5 साल 2 महीने से लगातार दिन रात क्रमिक अनशन चल रहा है। दिन में कम से कम 100 लोग वहाँ बैठते हैं, रात को भी 10-12 लोग वहाँ पे सोते हैं। अब इतना बड़ा आंदोलन चलने के बाद डेली आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय लेबर मिनिस्टर, सबको हम पत्र देते हैं वहाँ से DM के थ्रू।
कोई वहाँ पे दखल नहीं दे रहा है। 5 साल 2 महीने से अगर कोई दखल नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है? तो क्या माना जाए कि उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है? क्या लगता है आपको? क्योंकि राजधानी दिल्ली एक ऐसी एरिया है जहां संसद है, तमाम मिनिस्ट्री है, तमाम सांसद हैं, तमाम मंत्री हैं, फिर भी क्यों आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है? अब देखिए, आवाज़ तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र में हर किसी की कंप्लेंट की आवाज़ सरकार तक पहुंचना जरूरी है। सरकार को बहुत संवेदनशील होना चाहिए, और ये नहीं होता है कि आपकी संख्या बड़ी है या आप में बल है या आप तोड़ फोड़ सकते हो तभी आपकी तरफ ध्यान जाएगा। बल्कि जो वंचित है, दलित है, महादलित है, अब हम सब लोग महादलित ही हैं। तो आप मानते हैं कि जो हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उनकी जल्दी मांग पूरी हो जाती है और हम लोग शांति से कर रहे हैं तो नहीं बुराई है? बिल्कुल है, सच बात है ये। अगर आप कोई समाज का लेके चलो, मराठा आंदोलन हुआ कुछ, तो लोग जूस पिलाने आ जाते हैं मंत्री वहाँ पे स्टेज पे, और यहाँ पे बूढ़े लोग हैं तो इनकी तरफ कोई देखता नहीं। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि ऐसे में लोग जो वीकर सेक्शन है, ये सही मायने में वीकर सेक्शन है, ये अपने आरोग्य से वीकर है, आयुष्य इनके पास नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो ऐसे लोगों की तरफ तो पहले देखना चाहिए। वो उसको कहते हैं रामराज्य। अशोक जी, एक सवाल और, लगभग कितने लोग होंगे आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि लगातार आप इस धरने के समर्थन में हैं, इस धरने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन बेचारों की मांग पूरी हो जाए, कितने लोग हैं जो आज सड़कों पर हैं, जिनके घर में एक टाइम की रोटी नहीं बनती है, खाना नहीं बनता है, परेशान है पेंशन को लेकर? देखिए, पेंशनरों की संख्या तो 75 लाख है। अब इसमें कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत कम वेतन भी था और फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। आप देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर, आरटीसी, इसमें पेमेंट भी कम थे। हाँ, और जैसे अभी कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, सोसाइटीज, शुगर फैक्ट्रीज, थ्रेड मिल्स, कटाई क्षेत्र के कामगार, इनके तो फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई, इनको बीच बाजार में छोड़ दिया। शुगर फैक्ट्रीज क्या है? किसानों की जमीन पॉलिटिशियन ने ली, फैक्ट्री खड़ी कर दी, फैक्ट्री चलाई, जब नहीं चली तो चली, नहीं चली तो बेच दी। अब वो लोग सड़क पे हैं, अब उन्होंने पैसे कटाए उनके पेंशन के नाम पे 500-400। तो ये क्या, वही किसान। हमारे यहाँ तो एक ऐसा उदाहरण है, उसकी 44 एकड़ जमीन उसमें गई है। एक राजेश देशमुख नाम का आदमी है, दूसरबीड़ महाराष्ट्र में, 44 एकड़ जमीन पॉलिटिशियन ने ले ली शुगर फैक्ट्री के लिए, और उसको परमानेंट भी नहीं किया, उसको सीजनल वर्कर रखा, और आज वो सड़क पे घूम रहा है बेचारा। और अभी वही फैक्ट्री बेच दी, 174 एकड़ जमीन। तो ये सारे हिंदुस्तान में हो रहा है, तमिलनाडु से लेके उत्तर प्रदेश तक शुगर फैक्ट्रीज की ये हालत है। और जो लोग बीड़ी उद्योग के कामगार हैं, तो ये कई तबका, बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि उनके खाने के लाले पड़े हैं। अब कुछ तबका ऐसा है कि जिनके वेतन अच्छे थे तो उनको पैसा तो मिला, लेकिन पैसा आपके पास कितना भी एक साथ मिले, चाहे 1 करोड़ मिले, 2 करोड़ मिले, तो आप उसमें घर बनाएंगे, बेटी की शादी करेंगे, अपने हिसाब से, अपने पैसों के हिसाब से उसका विस्तार भी होगा उसी तरीके से। और फिर एक क्षण ऐसा आता है कि आप महीने की पेंशन का इंतजार करते हैं, तब पाते हैं कि साला मेरे को तो 1000 ही मिल रहा है। अशोक जी, आप लगातार इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ये सरकार सुनेगी, और जब भी आप प्रदर्शन करते हैं हज़ारों की तादाद में लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन फिर भी आपके मुंह से यही निकलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमें बहुत उम्मीद है, 2 बार मुलाकात हुई है और 2024 से पहले मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन तमाम जो परिस्थितियां आप बता रहे हैं कि प्रशासन रोकता है, 3 दिन से हमें परेशान कर रहा है, अचानक से मना कर देता है, कि बुजुर्ग बेचारे परेशान हैं कि हमारी पेंशन मिल जाए, क्या लगता है? कल एक मीटिंग है, मीटिंग के बाद क्या उम्मीद है आपको, और कल की मीटिंग में क्या लगता है? कल सीबीटी की मीटिंग है, मेरे ख्याल से यशोभूमि द्वारका में है। अब वो मीटिंग में एजेंडा क्या है मालूम नहीं, हमें तो कोई मालूम नहीं उसका एजेंडा, लेकिन मुझे निश्चित ये लगता है कि आदरणीय श्रम मंत्री जी, जिन्होंने हमें वचन दिया है, बुल्डाना भी आए थे, उन्होंने कहा है कि हम आपका काम जल्दी से जल्दी करेंगे। तो जब उन्होंने कहा है तो कल के सीबीटी में आशा है कि कुछ ना कुछ होगा। लेकिन नहीं हुआ तो, क्योंकि आप इतने सालों से उम्मीद लगाए हैं, ये बेचारे बुजुर्ग उम्मीद लगाए हुए हैं, नहीं हुआ तो आगे का कदम क्या है आपका? देखिए ब्रजेश जी, उम्मीद पे दुनिया चलती है, और हम वो लोग हैं जो विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये जनरेशन ही ये है कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया है, हमने भरोसा रखा
है। अभी आज या कल में हमारा काम होना चाहिए निश्चित रूप से। अगर नहीं हुआ और आगे चल के अगर आचार संहिता लगी और काम होने की संभावना खत्म हो गई तो हम अपनी जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, बहुत बड़ा संगठन है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जो भी निर्णय होगा वो हम सब पे बंधनकारक होगा। फिर वो चाहे पॉलिटिकल निर्णय हो चाहे जैसे भी निर्णय हो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारा कहना ये है कि देश में जो सुधार हुए हैं उसके पक्ष में हम हैं, उसके लिए सरकार को हमारा समर्थन है। लेकिन हमारा पेट जब तक नहीं भरेगा तब तक हम पहले अपनी भी सोचेंगे। ये सिर्फ पेट भरने का मामला नहीं है, ये स्वाभिमान का मामला है। ये हमारे घर में आप मुझे बताइए, जब कोई 50,000 रुपये लेकर सैलरी लेकर घर पे आता था तो खाना खाने वाला पहला आदमी था वो, पहला आदमी था। उसके खाने में घी डलता था, तेल डलता था, जो भी था। हाँ? और अभी उसका नंबर आखिरी में आता है। अगर वो मंदिर में जाके बैठता है तो बुला के लाते, बोले कहाँ खो गए थे, खाने में समय भी नहीं आ सकते आप। ये ट्रीटमेंट है अशोक जी। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं तमाम प्रदर्शन कवर करता हूँ, लेकिन जब आपके प्रदर्शन में आता हूँ, वरिष्ठ लोगों का, बुजुर्गों का जब चेहरा देखता हूँ, कई बुजुर्ग महिलाएं, कई बुजुर्ग व्यक्ति तो ऐसे हैं जो बेचारे रोने लगते हैं कि हम इतने परेशान हैं कि अपना परिवार नहीं चला रहे हैं। उनको देखकर हमें दुख हो जाता है। बिल्कुल। तो सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किस तरीके से आप अपील कर रहे हैं? क्योंकि आपने कल मीटिंग की भी बात बताई, फिर आगे की भी व्यवस्थाएं बताई। आपने ये भी कहा कई बार हमारे अपडेट में कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं सुनते हैं, वैसे तो आपको उम्मीद है, लेकिन नहीं सुनते हैं तो एक बड़ा जवाब उनको मिलेगा चुनाव में, ऐसा लगता है? देखिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। लोग जो देख रहे हैं, लोग ये संघर्ष का हिस्सा है, लोग इसमें हिस्सा भी लेते हैं, इसको देखते हैं, और लोग ये भी देख रहे हैं कि हमें क्या आश्वासन मिलते हैं, कितने पूरे होते हैं, कितने नहीं होते हैं। ये लोग, ये आपके माध्यम से लोगों के सामने एक चित्र है पूरे देश में, तो इसमें हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं। लोग अपने आप डिसाइड करेंगे कि उनको करना क्या है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि सरकार अगर हमारा काम करेगी तो ये पूरे लोग सरकार का काम करेंगे, अगर नहीं करेगी तो फिर इनकी मर्जी है। इन बुजुर्गों का कोई बड़ा संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रम मंत्री या तमाम मंत्रियों को आप पहुंचाना चाहते हैं, कोई बड़ा संदेश? बिल्कुल, मैं तो हाथ जोड़ के संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम वो पीढ़ी है, विश्वकर्मा की वो पीढ़ी है जिसने देश को आगे बढ़ाया है, और हमने अपने पैसे आपके पास बड़े भरोसे से दिए हैं कि भाई हम हर महीने पैसे काटेंगे तो हमारा बुढ़ापा थोड़ा सुखकर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी यंत्रणा, मैं प्रधानमंत्री जी को वैयक्तिक तो नहीं कह रहा हूँ, आपकी यंत्रणा अगर इतनी भ्रष्ट है कि उन्होंने, देखिए पहले इसमें वचन था कि अगर ये स्कीम में आप ज्वाइन होंगे तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओल्ड पेंशन स्कीम से 10% ज़्यादा पेंशन मिलेगी। आपको 27,000 रुपये, एक उदाहरण दिया था, 27,000 रुपये पेंशन मिलेगी। आप मरने के बाद बीवी को भी 27,000 मिलेगी, क्योंकि ये आपकी जमा पूंजी से आने वाली ब्याज की राशि है। और उसके बाद आप जब मरोगे तो 23 से 27 लाख रुपए आपको वापस मिलेंगे। इस टाइप के आश्वासन देके इस स्कीम में लोगों को ज्वाइन कराया। उसके बाद में 2008 में जो राशि वापस होनी थी उसको वो क्या रिटर्न ऑफ कैपिटल ROC, उसका बंद कर दिया उन्होंने बंद किया। और उसमें हमारे 10 प्रतिनिधि उस समिति में है, कामगारों के 3 BMS के हैं, 3 इंटक के हैं, 3 कम्युनिस्टों के हैं, 1 HMS का है। इन्होंने भी सिग्नेचर की। तो इनके साथ तो सब धोखा हुआ है। बिल्कुल, राजनीतिज्ञ तो धोखा दे ही रहे हैं, लेकिन इनकी यूनियन वालों ने भी धोखा किया है। तो ये लोग कहाँ जाए? आज घर में जगह नहीं है, समाज में जगह नहीं, देश में जगह नहीं, सबको युवा चाहिए। अरे भाई, ये इन्होंने कहाँ जाना है? हाँ, तो इनको डुबो दो कहीं जहाज में बिठा के, अगर आपको बोझ लग रहा है। आप देखिए, घर में कोई बुजुर्ग होता है तो उसके खर्चे का हिसाब नहीं होता। वो बेटे का कर्तव्य होता है कि भाई बाबा को क्या चाहिए। बाबा बीड़ी पीता है तो बीड़ी भी ला के देनी चाहिए। तो इस हिसाब से कीमत हमारी संस्कृति में बूढ़ों की होती है। हमारे देश में बूढ़ों को तो किनारा ही कर दिया। तो ये गलत बात है, और ये गलत बात के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, और ये हमारा काम चलता रहेगा।
आंदोलन हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीतते नहीं। ठीक है, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम फौजदार यादव कहाँ से है आप? हम गोरखपुर महाराजगंज जनपद से हैं, जो नेपाल का बॉर्डर है। और दिल्ली में आप पड़े हुए हैं, दिल्ली में पड़े हुए हैं कई दिनों क्या से। मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है जो सरकार ने हमको बनाई है नियम कानून जो बनाया है, हल्ला मचाया है पेपरों द्वारा टीवियों द्वारा कि आपको ये न्यू पेंशन स्कीम जो हमारा है पुरानी पेंशन से अच्छी मिलेगी। वही मांग मेरी है कि जो सरकार ने कहा है वह चीज़ हमको मिलना चाहिए। ठीक है, दादा कहाँ से हैं? हम मैनपुरी से हैं साहब, उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा जी। आज यहाँ पड़े हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे आप हाँ, निशान तो हैं। कितनी उम्र है आपकी? उम्र हमारी जो है 74 साल है। 74 साल है। तो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार की वही मांग चल रही है, 7,500 EPS DA प्लस जो मेडिकल अलाउंस, यही चाहते हैं कि हमारे जो मिल जाए। तो हम जो इतनी मेहनत से हम आते मोदी जी से हैं। कितनी उम्मीद है आपको? मोदी जी से वैसे हमें उम्मीद तो है, कंप्लीट है, पूरी है। और जो है अशोक रावत जी हैं, जो इनकी हमें विश्वास है, इन्होंने जो है बहुत मेहनत की है। और जो है ये तो विभाग के भी नहीं है, और फिर भी मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने, तमाम लोगों से बातचीत की है। कई सालों से इनका प्रदर्शन चल रहा है। आखिरी संसद सत्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मतलब PM के चुनाव आने वाले हैं आगामी लोकसभा चुनाव में। लेकिन एक उम्मीद है, अशोक जी हैं वो कमांडर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि इस संगठन को और इस प्रदर्शन को लगातार वो लीड कर रहे हैं। हर बार जब भी हम अपडेट करते हैं तो यही कहते हैं कि 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और कहीं ना कहीं उन्होंने एक आश्वासन दिया था। उम्मीद है, लेकिन अब ये उम्मीद पर कहाँ खरे उतरने वाली है सरकार, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि एक चेतावनी भी दी गई है कि आगामी 2024 में अगर सुनवाई नहीं हुई तो आप जानते हैं क्या होगा। कैमरामैन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।